सफलता एक है, इसे स्वीकार करो। कमी कहाँ रह गई पिछली बार, उसमें सुधार करो। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आपका साथी बलदेव आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं गुरुकुल क्लासेज गंगापुर सिटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। ये साथियों, आने में थोड़ी देरी हुई, टेक्निकल इश्यू तो आ रही थी, लेकिन अब ऐसी कोई समस्या नहीं है। तो मेरे जो साथी जुड़ चुके हैं वो साथी सेशन को शेयर कर दें। जो विद्यार्थी आकर के चले गए थे उनके पास एक बार बिल्कुल। और आपकी आज की जो क्लास है, बिल्कुल नमस्कार मेरे सभी विद्यार्थियों के साथ जुड़ चुके। जय राधे राधे। बिल्कुल मोनिका बैरवा हमारे साथ जुड़ चुकी, राधे मीना है, समय मीना है, बिल्कुल सभी के लिए जय श्री कृष्णा, नमस्ते, राधे राधे, शुभ विद्या। एक बार फिर उपस्थित हूं आप लोगों के बीच में। तो हमारा सीरीज चल रही थी राजस्थान के भौतिक प्रदेश, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के आज उन लाजवाब और शानदार प्रश्नों को लेकर के एक बार पुनः फिर आपके बीच में आपका भाई उपस्थित है। प्रिय साथियों, सीरीज को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सभी के लिए राधे राधे, जय श्री। देखिएगा क्वेश्चन आप लोगों के सामने आपकी स्क्रीन पर, जैसा कि टॉपिक दर्शाया गया है राजस्थान का भौगोलिक प्रदेश। और राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों से संबंधित आज हम जहां तक हमारी सीरीज हो गई थी वहां से आगे की हम चर्चाएं करेंगे। बिल्कुल सभी के लिए गुड इवनिंग, राधे राधे सभी के लिए। चलते हैं बिना देरी किए क्वेश्चंस की ओर और देखते हैं कि क्वेश्चन जो है वो कौन सी भाषा शैली के अनुसार है, और उसी भाषा शैली के अनुसार मेरे साथियों हमें उसका आंसर देना है। क्योंकि सब्जेक्ट इतनी टफ है नहीं जितनी टफ आजकल प्रश्नों की लैंग्वेज आती है। पहले लैंग्वेज को ध्यान से समझना है और फिर हमें चारों ऑप्शनों पर विचार विमर्श करके उस ऑप्शन को लॉक करना है जो ऑप्शन एक सटीक दिशा में जाता है। देखिएगा क्वेश्चन आज का आप लोगों के सामने है, रेगिस्तान का मार्च क्या कहलाता है। रेगिस्तान का मार्च क्या पूछा है, मार्च ऑफ डेजर्ट क्या होता है। क्या मार्च फागुन का महीना होता है, क्या रेगिस्तान को हरा भरा बनाना होता है, क्या रेगिस्तान का आगे बढ़ना होता है, क्या रेगिस्तान में जल खोजना होता है। क्या पूछा गया है, रेगिस्तान का मार्च पूछा गया है कि रेगिस्तान का जो मार्च है वो क्या होता है। बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, जी हाँ, यशवंत योगी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई नहीं भैया, थोड़ा सा विलंब हो गया था आज। बिल्कुल, तो जो विद्यार्थी अभी तक नहीं जुड़े हैं सेशन को, उनके पास तक भैया भेज दीजिएगा। कुछ मेरे प्यारे साथी आंसर दे रहे हैं, यशवंत योगी है, कुलदीप लखवाल, मीना गीत करौली, बिल्कुल बिल्कुल समय मीना की सर ऑप्शन नंबर सी की तरफ चलते हैं। देखिएगा रेगिस्तान का मार्च पूछा है साथियों, यहाँ पर रेगिस्तान का मार्च पूछा है, किसी महीने के बारे में नहीं पूछा है। मार्च फागुन का महीना, अरे रेगिस्तान के मार्च का फागुन से महीने से क्या मतलब निकलेगा मेरे भैया। रेगिस्तान को हरा भरा बनाना, अरे ऐसा नहीं है। क्या रेगिस्तान में जल खोजना, ये भी नहीं होगा। रेगिस्तान के मार्च का मतलब है मरुस्थल का आगे की तरफ बढ़ना, मरुस्थल का जो आगे की तरफ प्रसार हो रहा है, मरुस्थल जो आगे की तरफ बढ़ रहा है, उसी को मेरे प्यारे साथियों क्या कहते हैं, रेगिस्तान का मार्च। क्या कहते हैं, रेगिस्तान का मार्च कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिन मेरे प्यारे साथियों ने आंसर बताया है कि रेगिस्तान का आगे बढ़ना सर रेगिस्तान का मार्च कहलाता है, उनका जवाब बिल्कुल सही, बिल्कुल सटीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, पवनों की दिशा में समानांतर बनने वाले जो बालुका स्तूप हैं उन्हें क्या कहते हैं। क्या कहेंगे भैया, जो पवनों की दिशा के समानांतर बढ़ते हैं। बिल्कुल प्यारे साथी सेशन को शेयर करते रहे। और अभी मुझे दिखाई दे रहा है कि जितने मेरे साथी जुड़े हुए हैं उन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे भैया। देखिएगा कि पवनों की दिशा में समानांतर बनने वाले जो बालुका स्तूप हैं, क्या उन्हें अनुदैर्ध्य कहते हैं, क्या उसे इर्ग कहते हैं, या फिर उसे अनुदैर्ध्य कहेंगे, या फिर उसे सर्ग कहेंगे। पवनों की दिशा के समानांतर बनने वाले जो बालुका स्तूप हैं उनके बारे में पूछा गया है साथियों। किसकी समानांतर, पवनों की, अरे क्या बात है रे मेरे शेरों,
बहुत बढ़िया यशवंत योगी जी लगातार, मोनिका बैरवा, अनुराग गुप्ता, समय मीना, विष्णु बयाना से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिल्कुल सभी का स्वागत है भैया, हमारे चैनल पर सभी का अभिनंदन है। क्या पूछा गया है भैया कि जो हवा के समानांतर बनते हैं उन बालुका स्तूपों को क्या कहा जाता है? क्या हवा के समानांतर बनने वाले बालुका स्तूपों को अनुप्रस्थ कहते हैं, या फिर इर्ग कहते हैं, या सर्ग कहते हैं, या अनुदैर्ध्य कहते हैं? मेरे प्यारे साथी मुझे आंसर दे रहे हैं कि सर ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दो। बिल्कुल याद रखना, जो हवा के समानांतर बनते हैं उन्हें अनुदैर्ध्य कहते हैं। हवा के समानांतर का मतलब है कि मान के चलो ये मेरे साथियों आपके मरुस्थल की मिट्टी है, इधर से इधर की तरफ हवा चल रही है, तो ये जो मिट्टी इस प्रकार से इस दिशा में जो इकट्ठी हो रही है, इस तरीके से जो मिट्टी का जमाव हो रहा है हवा के समानांतर, जिधर हवा चल रही है उसी दिशा में, तो इस प्रकार से जो बालुका स्तूप बनते हैं उन्हें अनुदैर्ध्य कहते हैं। क्या कहेंगे भैया? आप कहोगे कि सर उन्हें अनुदैर्ध्य कहा जाता है। तो याद रखना, जो बालुका स्तूप हवा के समानांतर बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में है, राजस्थान के छोटे क्षेत्र में उत्पन्न वायु के जो भंवर बनते हैं उनको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? हमारे राजस्थान है, राजस्थान के छोटे क्षेत्रों में तो वायु के भंवर बनते हैं, छोटे छोटे चक्रवात आप लोगों ने घूमते हुए देखे होंगे, उन्हें स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? क्या उन्हें भभूल्या कहते हैं, क्या उन्हें खादर कहते हैं, क्या उन्हें पुरवैया कहते हैं, या फिर उन्हें धोरे कहते हैं? साथियों आप लोगों के लिए मैं बता चुका हूं कि गर्मियों के दिनों में जो वायु होती है वो वायु भैया हल्की हो जाती है। हल्की इसलिए हो जाती है क्योंकि वायु के अंदर से आर्द्रता की जो मात्रा होती है वो जलवाष्प के रूप में उड़ जाती है, और जब वायु हल्की हो जाती है तो हल्की हो जाने पर वायु की जो स्पीड होती है वो स्पीड बढ़ जाती है, और कभी कभी वही वायु गोल गोल रूप में घूमने लगती है। देखता हूं मेरे प्यारे साथी क्या बता रहे हैं। मीना, गीत करौली, कुलदीप लकवाल, बयाना, मोनिका बैरवा, संजीव गुंसार, यशवंत युग कह रहा है कि सर धोरे या धरियन कह देंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों पहले आप लोग तरीके से सवाल की तरफ देखिए। सवाल ये पूछ रहा है कि राजस्थान में जो छोटे क्षेत्रों में वायु के भंवर बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? याद रखना, सबसे पहले मैं बात करता हूं खादर की। तो आप कहोगे सर जो नदियों की मिट्टी हो, तो नदियों की मिट्टी दो प्रकार की हो, एक जो मिट्टी होती है उसे तो कहते हैं बांगर, और एक जो मिट्टी होती है ये कहते हैं खादर। बांगर जो मिट्टी होती है वो होती है पुरानी जलोढ़ मिट्टी। कैसी होती है? आप कहोगे पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। खादर जो होती है वो होती है नवीनतम जलोढ़ मिट्टी। नवीनतम जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? आप कहोगे कि सर खादर कहते हैं। याद रखना, पूर्व की तरफ से चलने वाली जो हवा होगी उस हवा को कहते हैं पुरवैया। क्या कहते हैं? पुरवैया कहते हैं। याद रखना, रेगिस्तान में जो मिट्टी के टीले बनते हैं उन मिट्टी के टीलों को धोरे कहते हैं। और याद रखना, जो हवा चक्रवात के रूप में गर्मियों के दिनों में हमें देखने को मिलती है उसे मेरे प्यारे साथियों भभूल्या कहते हैं। क्या कहते हैं? भभूल्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर लॉक होता है, एक सटीक आंसर होता है भभूल्या। याद रखना भैया, बिल्कुल बिल्कुल नवीनतम मिट्टी को खादर कहते हैं। याद रखना, बिल्कुल भभूल्या जो कहते हैं वो गर्मियों में चलने वाली शुष्क हवा को कहते हैं। ये वही प्रश्न है भैया कि जो गर्म हवा चक्रवात के रूप में चलती है उसे क्या कहा जाता है? आप कहोगे कि सर भभूल्या कहा जाता है। क्या कहते हैं? भभूल्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन लेकर के आता हूं आप लोगों के बीच में, और ध्यान से देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान में सर्वाधिक उपजाऊ जो भौतिक भाग है वो कौन सा है? क्या वो पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र है, क्या वह पूर्वी मैदानी भाग है, क्या वह दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है, या फिर वह अरावली पर्वतमाला है? हमारे राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश हैं और उन चारों भौतिक प्रदेशों में से
ये देखने को मिलता है कि राजस्थान के अंदर इस प्रकार से कौन सा जो हमारा भौतिक भाग है वो सबसे ज्यादा उपजाऊ है। क्या उपजाऊ कौन सा होगा? बिल्कुल बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, मैं अभी 1 मिनट चारों भौतिक भागों को आप लोगों के लिए समझाता हूं कि चारों के चारों जो भौतिक भाग हैं वो किस प्रकार से हैं। मैं आपके कमेंटों पर ध्यान नहीं दूंगा, पहले सभी विद्यार्थी समझने पर ध्यान देंगे, उसके बाद में फिर मुझे बताएंगे कि किस किसके द्वारा दिया गया आंसर सही था। देखिएगा, हमारा जो राजस्थान है, इस राजस्थान के 4 भौतिक भाग हैं। कितने भौतिक भागों में विभाजित किया है? आप कहोगे कि सर 4 हो जाएंगे। बीच में होकर के जो पर्वतमाला जाती है उसका नाम लिख अरावली पर्वतमाला। क्या कर देते हैं? आप कहोगे कि सर अरावली पर्वतमाला कर देते। याद रखना, अरावली पर्वतमाला से तो ऊपर का भाग है उसे हम लोग कहते हैं थार का मरुस्थल। क्या कहते हैं? थार का मरुस्थल कहते हैं। याद रखना, यहाँ पर जो भाग आता है उसे कहेंगे हाड़ौती का पठार। क्या कहेंगे उसे? हाड़ौती का पठार कहते हैं। और याद रखना, यहाँ पर जो भाग आता है उसे कहते हैं मैदानी भाग। क्या कहते हैं? मैदानी भाग कहते हैं। प्रश्न क्या पूछा गया है? प्रश्न ये पूछा गया है कि हमारा जो राजस्थान है उस राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा जो उपजाऊ भूभाग है वो कौन सा होगा? प्यारे साथियों, क्या मरुस्थल सबसे ज्यादा उपजाऊ होगा? आप कहोगे नहीं सर, मरुस्थल तो सबसे ज्यादा उपजाऊ हो ही नहीं सकता। क्या आपकी जो हाड़ौती का पठार है वो होगा? नहीं होगा। अरावली पर्वतीय प्रदेश भी नहीं होगा। सटीक आंसर जो जाता है वो जाता है पूर्वी मैदानी भाग, क्योंकि ये जो भाग है ये भाग नदियों की जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। कौन सी मिट्टी से? नदियों की जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। और याद रखना, नदियों की जो जलोढ़ मिट्टी होती है वो उपजाऊ होती है। कैसी होती है? आप कहोगे सर उपजाऊ होती है। सबसे ज्यादा जो पूर्वी मैदानी भाग है वो भाग कैसा रहेगा? आप कहोगे उपजाऊ रहेगा। बिल्कुल रेशमा मीणा, जयश्री, बादल मीना, धौलपुर, डांगा राजा हमारे साथ है। बिल्कुल राम राम बादल भैया। जितने भी साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बिल्कुल बिल्कुल विद्यार्थियों ने, कुलदीप है, रेशमा है, KR यानी कि किरण हमारे साथ है, संजीव गुंसार है, यशवंत योगी जी, अनुराग गुप्ता, प्रिंस मालवी है। बिल्कुल बिल्कुल जिन मेरे प्यारे भाइयों ने आंसर दिया है सर इसका जो आंसर है वो आप इससे लॉक कर दीजिए, उन सब का आंसर एकदम सटीक रहा है, पूर्वी मैदानी भाग। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि राजस्थान में डांग विकास जो क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम है वो कब प्रारंभ किया गया था? क्वेश्चन अच्छा है। RAS प्रीलिम्स और सेकंड ग्रेड जो आपका फर्स्ट पेपर हुआ था जीके वाला, दोनों में ये प्रश्न का रिवीजन हो चुका है। एक बार देखिएगा कि राजस्थान में डांग विकास क्षेत्रीय कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था। आप लोग जानते हो कि राजस्थान का जो क्षेत्र यानी कि डांग की अपन बात करते हैं तो डांग क्षेत्र जो अपना आता है वो आप कहोगे कि सर चंबल नदी के आसपास का आता है। चंबल नदी जिस क्षेत्र में होकर के प्रवाहित होती है उस नदी के आसपास के क्षेत्र को डांग क्षेत्र कहते हैं। और डांग के अंदर जो गहरे गहरे गड्ढे और खाइयां पाई जाती हैं उन्हें डाकुओं की शरण स्थली कहा जाता है। याद रखना साथियों, जो मेरे प्यारे जो भाई हैं वो डांग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं वो इस चीज के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं कि डांग के जो डाकू होते हैं उनका नाम केवल राजस्थान में ही नहीं, केवल भारत में ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होता है। तो याद रखना, जो डांग क्षेत्र में चंबल नदी के आसपास जो गड्ढे पाए जाते हैं, जो खाइयां पाई जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? डाकुओं की शरण स्थली कहते हैं। तो उसी डांग विकास जो क्षेत्र में कार्यक्रम चलाया गया था कि जो डांग क्षेत्र है उसका विकास होना चाहिए, ये मेरे प्यारे साथियों चलाया गया था 1994-95 में। कब चलाया गया था? 1994-95 में। नोट कर लेना कि हमारे राजस्थान में जो डांग विकास जो कार्यक्रम चलाया गया है वो कब चलाया गया था? आप कहोगे कि सर 1994-95। बिल्कुल, राधे 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 भैया। बिल्कुल भैया,
संजीव जी बता रहे हैं कि सर डांग की रानी करौली, बिल्कुल डांग की रानी करौली को कहते हैं, डांग का राजा धौलपुर को कहते हैं मेरे प्यारे, और डांग की देवी जो है वो कैला देवी है। तीनों को याद कर लेना, डांग का राजा धौलपुर, डांग की रानी करौली, डांग की देवी कैला देवी। क्लियर है भैया सबका? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा बादल मीना बता रहा है कि सर मैं हूं डांग से। बिल्कुल बिल्कुल, डांग तो भैया अपना डांग ही है, इतिहास में भी अपनी अलग पहचान बनाए हुए है। लेकिन मुझे यार आज आपकी संख्या कुछ कम नजर आ रही है, लगता है कि आपने सेशन को शेयर नहीं किया है। जितने भी आपके पास में एजुकेशन से संबंधित ग्रुप हैं, जितने भी आपके भाई बहन तैयारी करते हैं, हमारी इन वीडियोज को वहां पहुंचाने का काम करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, बिल्कुल भैया ये जो है डांग क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं। चंबल नदी के आसपास का जो प्रवाह क्षेत्र है उसे डांग कहते हैं। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में है कि अरावली पर्वतमाला और दक्षिण पूर्वी पठारी भाग, यानी कि जिसे हाड़ौती का पठार कहते हैं, उसे किसका अवशेष माना जाता है? क्या उसे अंगारा लैंड का अवशेष माने, क्या उसे विंध्याचल पर्वत का अवशेष माने, क्या उसे हिमालय का अवशेष माने, या उसे गोंडवाना लैंड का अवशेष माने? प्रिय साथियों, राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश थे और चारों के चारों भौतिक प्रदेश मैं आप लोगों के लिए करवा चुका हूं कि कौन से भौतिक प्रदेश को किसका अवशेष माना जाता है। मैं देखता हूं मेरे प्यारे साथी कुछ जवाब देने का काम कर रहे हैं। प्रसाद मीना जी हैं, मीना गीत करौली, यशवंत योगी जी सी बता रहे हैं, और जो अभी भाई थे वो डी बता रहे थे। यशवंत योगी जी बता रहे हैं, मोनिका बैरवा डी, अनुराग गुप्ता डी, समय मीना बता रहा है कि सर ऑप्शन नंबर 4 को लॉक करो। पहले क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो हमारे राजस्थान का अरावली पर्वतीय भाग है और याद रखना दक्षिण पूर्वी पठारी भाग है, उसे किसका अवशेष मानेंगे? मैंने आप लोगों के लिए पहले बताया था भैया, जो पहले भूमि का एक भाग था उसे पेंजिया कहेंगे, पेंजिया के चारों ओर जो जल था उसे पेंथालासा कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे पेंथालासा कहेंगे। पेंजिया के टूटने से 2 भाग हो जाएंगे, ऊपर का जो भाग रहेगा उसे अंगारा लैंड के नाम से जाना जाएगा, नीचे का जो भाग रहेगा उसे गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाएगा, और बीच में जो पानी की कंडीशन आएगी ये टेथिस सागर। क्या कहेंगे भैया? टेथिस सागर कहेंगे। विंध्याचल एक पर्वत है, हिमालय एक पर्वत है, अरावली पर्वतमाला भी अपने आप में एक पर्वत है। याद रखना अरावली पर्वतमाला जो है ये तो संपूर्ण विश्व की सबसे प्राचीन बलित पर्वतमाला है। याद रखना, यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि बताइए कि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है, आपका आंसर होना चाहिए, आप कहोगे सर पूरे विश्व की सबसे प्राचीन जो बलित पर्वतमाला है वो अरावली है, सबसे प्राचीन बलित पर्वतमाला। जबकि याद रखना विश्व सबसे नई या फिर नवीनतम जो बलित पर्वतमाला है वो कौन सी हो जाएगी? आप कहोगे कि सर हिमालय हो जाएगा। अंगारा लैंड का अवशेष नहीं होगा, विंध्याचल नहीं होगा, हिमालय नहीं होगा, सटीक आंसर लॉक होता है गोंडवाना लैंड। क्या होता है? गोंडवाना लैंड। जिन मेरे प्यारे साथियों का आंसर गोंडवाना लैंड रहा है उनका आंसर बिल्कुल सही, एकदम सटीक। बिल्कुल बिल्कुल दिलकुश मीना जी, राम राम, नमस्कार, राधे राधे, सभी को शुभ संध्या। जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ में, लेते रहिएगा भैया खट्टी मीठी सर्दियों का आनंद वीडियोज के साथ में। क्या बताया है? तो जिन मेरे प्यारे साथियों ने आंसर ऑप्शन नंबर डी दिया था, कहने का मतलब है कि गोंडवाना लैंड दिया था, उनका आंसर एकदम पुणे फिर सटीक दिशा में जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, अगला क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूं भैया। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा कि अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे कम जो विस्तार है वो कहां पर है? आप कहोगे कि सर चित्तौड़ है, क्या राजसमंद है, क्या उदयपुर है, क्या अजमेर है? अरावली पर्वतमाला का सबसे कम जो विस्तार रहेगा वो कौन से जिले में रहेगा? देखिएगा अरावली पर्वतमाला, बड़ा अच्छे अच्छे प्रश्न यहां से बनते, बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। और मैं आपसे कहूं तो मैं ये कहूंगा कि भौतिक प्रदेशों से संबंधित हर प्रतियोगी परीक्षा में जहां राजस्थान का भूगोल आता है वहां कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं।
टीचर भर्ती की बात कर रहा हूं। यदि मैं आपसे बात करूं सहायक कर्मचारी, पीएसटीसी, पीटीईटी, तो यहाँ पर तो कम से कम हमें 10 से 12 क्वेश्चन सीधे सीधे हमें भूगोल से देखने को मिलते हैं, और उन 10 से 12 प्रश्नों में 4 से 5 क्वेश्चन सीधे सीधे भैया याद रखना दो टॉपिकों से निकल करके आते हैं। एक राजस्थान का सामान्य परिचय और दूसरा है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। बिल्कुल बिल्कुल, नमस्कार भैया। अच्छा, बादल मीना धौलपुर से बता रहे हैं कि सर ऑप्शन नंबर 1 को लॉक कर दिया जाए। पहले देखिएगा क्या कहना चाह रहा है प्रश्न। प्रश्न ये पूछ रहा है, बताइए तो हमारी अरावली पर्वतमाला है उसका विस्तार जो है वो सबसे ज्यादा कौन से जिले में नहीं है। ये पूछ रहा है कि सबसे कम जो है वो कहां पर है। देखिए अरावली के बारे में पूरी बात करता हूं, ध्यान से सुनना, कमेंट नहीं पढ़ूंगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत तगड़ी बात बताऊंगा कि अरावली से संबंधित कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आपका गलत नहीं होगा। गारंटी लेता है आपका भाई, गलत नहीं होने दूंगा। ध्यान से सुन लेना सारी बातों को, याद रखना। अरावली पर्वतमाला की शुरुआत अरब सागर में एक द्वीप आता है जिसका नाम है मिनिकॉय द्वीप। क्या नाम है? आप कहोगे कि सर मिनिकॉय द्वीप है। ये जो मिनिकॉय द्वीप है ये आपका लक्षद्वीप के अंदर ही आता है, जहां से अरावली पर्वतमाला की शुरुआत होती। लेकिन अरावली पर्वतमाला जो दिखाई देना प्रारंभ करती है साथियों, वो करती है खेड़ ब्रह्मा नाम की जगह पड़ती है, पालनपुर। और ये जो पालनपुर है याद रखना गुजरात में आता है। इसके बाद में राजस्थान में प्रवेश कर जाती है। राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है मैं आपके लिए बता दूं, माउंट आबू। माउंट आबू जो है वही के अंतर्गत आता है, जहां से राजस्थान में प्रवेश कर जाएगी। राजस्थान में प्रवेश करने के बाद में याद रखना अगला राज्य आता है हरियाणा। हरियाणा के बाद में याद रखना अरावली पर्वतमाला का अंत होता है दिल्ली। दिल्ली में जो पहाड़ी है उन्हें कहते हैं रायसीना की पहाड़ी। क्या कहते हैं? रायसीना की पहाड़ी कहते हैं। याद रखना इसके अलावा राजस्थान में निकलती कहां से है तो याद रखना खेतड़ी झुंझुनू। कहां से बाहर निकलती है? खेतड़ी से बाहर निकलती है। हालांकि जब राजस्थान में जिले बढ़ाए गए थे और उस समय जब जिलों की संख्या 51 या फिर 50 की गई थी, उस समय इस खेतड़ी को झुंझुनू से निकाल करके नीम का थाना नया जिला बनाया गया था। कौन सा? नीम का थाना। लेकिन अभी याद रखना मेरे साथियों, मैं आपके लिए बता देता हूं कि ये जो है ये वापस झुंझुनू के अंतर्गत ही आ गया है। अब देखिए अरावली पर्वतमाला का यदि हमसे पूछ लेता है कि बताइए राजस्थान में सर्वाधिक विस्तार कहां पर है, तो याद रखना राजस्थान में सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में है। कहां पर है? उदयपुर में है। वही बात कर लेता है कि न्यूनतम विस्तार कहां पर है, तो दो जगह याद रखना, एक रखनी है अजमेर और एक याद रखना झुंझुनू। कौन सा याद रखना है? याद रखना है। यदि पूछ ले कि राजस्थान में सर्वाधिक जनघनत्व किस जिले में है अरावली पर, तो याद रखना राजसमंद। कौन सा हो जाएगा? राजसमंद। यहां पर यह पूछा है अरावली पर्वतमाला का सबसे कम विस्तार राजस्थान के कौन से जिले में है, सबसे कम पूछा है। दोनों ऑप्शन आपके आगे हैं भैया, अजमेर और झुंझुनू में से देखो ऑप्शन में कौन है। आप कहोगे कि सर अजमेर, लॉक कर दिया जाए ऑप्शन नंबर सी अजमेर। अरावली का सबसे कम विस्तार, अरावली पर्वतमाला का न्यूनतम विस्तार राजस्थान के किस जिले में? अजमेर में। जिन मेरे प्यारे साथियों का अजमेर आंसर रहा है, बिल्कुल कॉमेडी किंग गुड इवनिंग भैया। जिन मेरे प्यारे साथियों का आंसर जो है क्या रहा है, आप कहोगे कि सर ऑप्शन नंबर सी रहा है। कहने का मतलब है अजमेर रहा है। उनका आंसर एकदम सटीक, एकदम सही दिशा में जाता है। अगले क्वेश्चन पर लेकर के चलता हूं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में पुणे फिर से आपकी स्क्रीन पर देखिएगा क्या आंसर रहेगा। राजस्थान के किस शहर के आसपास पहाड़ियों से घिरा जो तस्तरी नुमा क्षेत्र है वो गिरवा कहलाता है? क्या बात है मेरे शेरों। ये देखो
इसे कहते हैं क्वेश्चन पे क्वेश्चन, यानी कि यदि मैं कहूं तो नौले पे दहला, एक से एक बढ़कर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, छोड़ेंगे नहीं। चाहे राजस्थान की रीट हो, चाहे ग्रेड 2 हो, चाहे ग्रेड 1 हो, RAS प्रीलिम्स तक ठोकर मारेंगे क्वेश्चन, देखते रहिएगा। क्या क्वेश्चन है कि किस शहर के आसपास पहाड़ियों से घिरा तस्तरी नुमा क्षेत्र गिरवा कहलाता है? बता दो मेरे प्यारे साथियों, देश हरो क्या है, जरगा क्या है, रागा क्या है, गिरवा किसे कहते हैं, बीछा मेड़ी की पहाड़ी कहाँ है, नाग पहाड़ कहाँ है, बता दीजिए घुंगरू की पहाड़ी कहाँ पर है। क्वेश्चन एक है आप लोगों के सामने, इतने सारे आंसर दे दिए। क्या पूछ रहा है कि राजस्थान के किस शहर के आसपास जो है तस्तरी नुमा पहाड़ियां हैं जिन्हें गिरवा कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, क्या ऑप्शन में पाली है तो हम पाली को करेंगे, क्या उदयपुर को करेंगे, क्या जोधपुर को करेंगे, क्या अजमेर को करेंगे? मेरे प्यारे कुछ साथी मुझे आंसर दे रहे हैं, बता रहे हैं कि सर ऑप्शन नंबर 1 को लॉक कर दिया जाए। इसको लॉक कर दिया जाए, ऑप्शन नंबर 1 को लॉक कर दिया जाए। आंसर आ चुका है। किरण मीना, मीना गीत करौली, कुलदीप लखवाल, कृष्ण दिलकुश मीना, कुलदीप लखवाल, संजीव कुंसार जो है हमारे साथ में है, बिल्कुल विष्णु बयाना ऑप्शन नंबर 1, शिव प्रसाद मीना है, समय मीना, अनुराग गुप्ता, बिल्कुल बिल्कुल बादल जी 4 को कुछ यानी कि 4 को कर दे। अजमेर भैया, अरे पहले एक सवाल को तरीके से देखो भैया, सवाल क्या कह रहा है, सवाल जो है वो क्या कहना चाह रहा है, गिरवा की बात कर रहा है साथियों। उदयपुर जाएगा सीधा आंसर, ना जोधपुर रहेगा, ना अजमेर रहेगा, ना पाली रहेगा। सटीक आंसर जो जाता है वो आपका जाता है कहां पर? आप कहोगे कि सर उदयपुर। कहां आंसर जाता है? आप कहोगे कि सर उदयपुर की तरफ आंसर जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पुनः फिर आपकी स्क्रीन पर, आकृति एवं संरचना की दृष्टि से किस पर्वत श्रृंखला की तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका के अपलेशियन पर्वत से की गई है? चलो भैया, एक और तगड़ा क्वेश्चन आप लोगों के पुनः बीच में फिर उपस्थित है। क्या सटीक आंसर विंध्याचल, क्या हिमालय, क्या सतपुड़ा, क्या अरावली रहेगा इसका आंसर? क्या पूछ रहा है कि हमारे भारत के अंदर, हमारे राजस्थान के अंदर ऐसी कौन सी पर्वत श्रृंखला है तो उसकी तुलना अमेरिका के अपलेशियन पर्वत से की गई है? तो मेरे प्यारे साथी, ऑफलाइन क्लास के अंदर मेरे से अरावली पर्वतमाला उन्होंने पढ़ी है, उनका यदि गलत आ गया तो फिर याद रखना, गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन शानदार भी है और क्वेश्चन जानदार भी है कि आकृति और संरचना की दृष्टि से किस पर्वत श्रृंखला की तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका की अपलेशियन पर्वत से की गई है? क्या विंध्याचल कर दूं, क्या हिमालय कर दूं, क्या अरावली कर दूं, क्या सतपुड़ा कर दूं? पहले मैं आप लोगों के क्वेश्चन देखूंगा, यानी कि आंसर से देखूंगा कि कौन विद्यार्थी क्या बता रहा है। दिलकुश मीना बता रहे हैं कि सर ऑप्शन नंबर 1, कुलदीप लखवाल, मीना गीत करौली, किरण रेशमा, सभी का आंसर ऑप्शन नंबर सी है। समय मीना भी यही बता रहा है, अनुराग गुप्ता है, कुलदीप लखवाल। क्या बात है रे मेरे शेरों, मैं तो ये समझ रहा था कि क्वेश्चन को देखते हुए आप भी इधर उधर सोचोगे, लेकिन जो आप यार एक सटीक दिशा में आंसर देते हो ना, सच बता रहा हूं दिल गदगद हो जाता है आपके। बहुत बढ़िया। अरे सारा का सारा काफिला एक ही तरफ जा रहा है कि सर आज तो कर दो चढ़ाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मीना गीत करौली कह रहा है कि सर मेरा गलत नहीं होगा। यही कॉन्फिडेंस होना चाहिए मेरे भैया, गलत होना भी नहीं चाहिए। लेकिन यार मुझे एक कंफ्यूजन है, मैं आपका ओरिजिनल नाम देखना चाहता हूँ मीना गीत करौली। यार आखिरकार आप हो कौन मेरे भैया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है मेरे शेर और शेरनी हो, सटीक दिशा में आप यार आंसर। ऑफलाइन पढ़ा हूं, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है भैया। देखिएगा तो क्या कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में जो अपलेशियन पर्वत है उससे हमारे राजस्थान ना विंध्याचल की तुलना की गई है, ना हिमालय की, ना सतपुड़ा की। ये जो तुलना की गई है वो अरावली पर्वतमाला की किसकी की गई है? अरावली पर्वतमाला की। और मैं देख रहा था आपका भी सारा काफिला अरावली की ओर जा रहा था। मैं समझ गया कि हमारे बच्चे इतने होनहार हैं कि हम तो कहते हैं, लेकिन ये भी यही कहते हैं कि सर छोड़ेंगे नहीं, तब तक तोड़ेंगे नहीं। अगला क्वेश्चन पुनः फिर उपस्थित है, देखता हूं क्या निर्णय लेते हो आप लोग। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? क्या तारागढ़ रहेगी, क्या गोरमजी रहेगी,
क्या रघुनाथगढ़ रहेगी, क्या जरगा रहेगी? मध्य अरावली की। बिल्कुल 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 सभी विद्यार्थियों का एकदम सही रहा है, कोई नहीं, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही आंसर आप लोगों के आने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जब इतनी सटीक तरीके से यारो आप लोगों की हम क्लासें रेगुलर कर रहे हैं, तो कम से कम के लिए ज्यादा नहीं तो एक थम्स अप का इमोजी तो बनता है यार। सभी विद्यार्थी बिल्कुल बिल्कुल आंसर देंगे कि मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी। क्या तारागढ़ रहेगी, क्या गोरमजी रहेगी, या फिर भैया कौन सी रहेगी? क्या पूछ रहा है? मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी पूछ रहा है। विद्यार्थी बता रहे हैं पीप लकवाल है। दिलकुश हमारे साथ में है कि सर ऑप्शन नंबर 1 को लॉक कर दो। पहले प्रश्न को तरीके से देखो भैया, ये नहीं पूछ रहा वो कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, उसने ये नहीं पूछा कि क्रम क्या रहेगा, उसने ये पूछा है कि मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी रहेगी। अच्छा, विद्यार्थी बता रहे हैं कि सर तारागढ़ को लॉक कर दिया जाए। अच्छा भैया, तारागढ़, तारागढ़ की यदि मैं आप लोगों से बात करता हूं तो तारागढ़ की जो हाइट है वो है 873 मीटर। कितनी रहेगी? आप कहोगे सर 873 मीटर रहेगी। वहीं यदि मैं बात करता हूं कि जो आपकी गौरम जी है उसकी हाइट रहेगी 933। कौन सी रहेगी? 933 मीटर। और याद रखना तारागढ़ भी मध्य अरावली में आती है, गौरम जी भी मध्य अरावली में आती है। थोड़े से मुझे बच्चे यहाँ पर भ्रमित महसूस हो रहे हैं। अब आप तरीके से सोचिएगा। बिल्कुल रचना मीणा पहुंच चुके हैं आप लोग आंसर की ओर कि सर गौरम जी, मीणा गीत करौली। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यही तो एक निर्णय लेने का समय होता है। याद रखना सबसे ऊंची जो चोटी रहेगी मध्य अरावली की वो रहेगी गौरम जी। कौन सी रहेगी? गौरम जी रहेगी। अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में है साथियों। जरगा और रागा पहाड़ी के बीच का जो क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं? क्या कांठल कहते हैं, क्या देशहरो कहते हैं, क्या उपरमाल कहते हैं, क्या गिरवा कहते हैं? जरगा और रागा आप लोगों के लिए पता है कि एक जो पर्वत श्रृंखला है उसका नाम है जरगा। क्या नाम है? जरगा। एक जो पर्वत श्रृंखला है उसका नाम है रागा। क्या नाम है? रागा। तो इनके बीच का जो क्षेत्र है उसे क्या कहेंगे? क्या उसे कांठल कहेंगे, क्या उसे देशहरो कहेंगे, क्या उसे उपरमाल कहेंगे, क्या उसे गिरवा कहेंगे? मेरे प्यारे साथी बता रहे हैं सर ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, देखते हैं। अच्छा, डी की तरफ भी जा रहे हैं कुछ विद्यार्थी। एक मिनट, बहुत बढ़िया। क्या कंफ्यूजन है रे आप में भी? बिल्कुल, देखिएगा कि हमारा जो राजस्थान है उस राजस्थान के अंदर अरावली पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला की पहाड़ियों को अलग अलग भागों पर स्थिति के अनुसार अलग अलग नामों से ये पूछा गया है कि हमारे राजस्थान के अंदर जो भैया हमारा उदयपुर के अंदर जो आता है जरगा पर्वत और रागा पर्वत, उसके बीच का जो हरा भरा भूभाग है, याद रखना उस हरे भरे भूभाग को क्या कहते हैं? तो मैं आपसे कहूंगा कि सर उसे देशहरो। क्या कहते हैं? देशहरो। कांठल नहीं कहते। गिरवा तो अभी मैंने आप लोगों के लिए बताई थी। तस्तरी नुमा क्या होती है? आप कहोगे सर पहाड़ी होती। ऊपर माल का पठार है। याद रखना सटीक आंसर होता है ऑप्शन नंबर 2। तो याद रखना कि जरगा पर्वत और रागा पर्वत के बीच में जो हरा भरा भूभाग है उसे क्या कहते हैं? तो याद रखना कि उसे देशहरो कहते हैं। अगला क्वेश्चन उपस्थित है आप सबके बीच में कि निम्न में से कौन सा दर्रा अजमेर में नहीं है? क्या सरूपा घाट है, क्या बर है, क्या पीपली है, क्या कच्छ बाली है? देखता हूं मेरे प्यारे साथी क्या मुझे आंसर देते हैं। कौन सा? सर क्लास रुक गई। अरे नहीं भैया, सभी विद्यार्थी बताइएगा एक बार कि क्या क्लास सच में रुकी हुई है क्या? नहीं, क्लास मेरे पास तो यथावत रूप से चल रही है मेरे लैपटॉप और एलईडी के अंदर तो। लेकिन सभी विद्यार्थी एक बार कमेंट करके बताएं कि क्या सबके पास में ऑडियो वीडियो प्रॉपर तरीके से पहुंच रहा है। का निशान भेजे भैया सभी यदि प्रॉपर तरीके से पहुंच पा रहा है तो। क्योंकि एक लड़के ने कमेंट किया है कि सर क्लास जो है वो रुक गई, बता रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सा दर्रा जो है वो अजमेर के अंदर नहीं है? कौन सा दर्रा रहेगा भैया? देखिए,
क्या सरूपा घाट दर्रा है, क्या कच्छ वाली है? अच्छा, सही चल रही है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ठीक, कोई नहीं, टेक्निकल इश्यू कभी कभी आ जाता है क्योंकि इंटरनेट का जमाना है और इंटरनेट कभी कभी ऐसी समस्याएं दे देता है। वैसे क्लास जो है वो प्रॉपर तरीके से चलनी चाहिए क्योंकि यहाँ से सारी क्लासें आपकी 5G के माध्यम से चल रही हैं और दो सर्वरों के बीच में इस प्रकार से। वैसे तो हमने पूरी जो रणनीति तैयार कर रखी है, चारों तरफ उस प्रकार से साइबर लगाए हुए हैं कि क्लास नहीं रुके, लेकिन फिर भी कभी कभी कोई टेक्निकल इश्यू आ जाता है। चलो कोई नहीं, अच्छा सही चल रही है, ठीक है, बिल्कुल। कमेंट्स हमारे पास आ चुके हैं कि ऑल क्लियर है सर, ठीक है। देखिएगा कि निम्न में से कौन सा दर्रा जो है वो अजमेर में नहीं है। क्या अजमेर के अंदर भैया कौन सा दर्रा नहीं होगा? क्या सरूपा घाट नहीं होगा? क्या कच्छ वाली नहीं होगा? क्या पीपली नहीं होगा? क्या बर दर्रा नहीं होगा? मैं आपके लिए पहले बता दूं कि जो दो पहाड़ियां होती हैं, मान के चलो एक पहाड़ी ये हो गई यहाँ पर और एक पहाड़ी ये हो गई, इनके बीच का आने और जाने का जो तंग रास्ता होता है, याद रखना, तो शंकरा रास्ता होता है, इसी रास्ते को क्या कहते हैं? इसी रास्ते को नाल, या उसी रास्ते को दर्रा, या उसी रास्ते को ला कहा जाता है। नाम सुना होगा देसूरी की नाल, याद रखना वो यही। तो याद रखना कि जो दो पहाड़ी क्षेत्रों के बीच में आने और जाने का जो सकरा रास्ता होता है, जो एक तरीके से कह सकते हैं कि सर तंग रास्ता होता है, उसी रास्ते को क्या कहते हैं? दर्रा कहा जाता है। तो मेरे प्यारे साथी आंसर मुझे दे रहे हैं, क्या मानूं भैया? कुछ विद्यार्थी जो है वो पीपली की ओर जा रहे हैं, विद्यार्थी जो है वो बर दर्रा बता रहे हैं। मैं आपके लिए बता दूं, सरूपा घाट दर्रा बिल्कुल अजमेर के अंदर है भैया, अजमेर शहर में है। कच्छ वाली बिल्कुल ये भी अजमेर के अंदर है। मैं बात करता हूं पीपली, याद रखना ये भी अजमेर के अंदर स्थित है। सही आंसर होगा बर दर्रा, क्योंकि बर जो दर्रा है ये पाली के अंदर आएगा। कहां पर आएगा? पाली के अंदर। जिन मेरे प्यारे साथियों ने आंसर नंबर पाली बताया है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 को लॉक किया है, उनका बिल्कुल एकदम सटीक, एकदम सही दिशा में आंसर जाता है। बहुत बढ़िया मेरे शेर और शेरनी हो, सेशन को शेयर कर दो भैया, बिल्कुल बिल्कुल सेशन को शेयर कर दो, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में है। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिणी अरावली की निम्न चोटियों की ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम क्या रहेगा? कौन सा रहेगा भैया? क्या सबसे पहले शेर ले, उसके बाद में दिलवाड़ा, जरगा, फिर गुरु शिखर? किस कैसा क्रम पूछा है? अवरोही क्रम पूछा। अवरोही का मतलब है कि आगे ऊंची, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो पहले हमें जो चोटियां दी गई हैं उनमें सबसे ऊंची चोटी लेनी है, फिर उससे हमें छोटी चोटियां लेनी है। देखिएगा चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। क्या शेर ऊंची रहेगी या गुरु शिखर ऊंची रहेगी? यदि शेर ऊंची है तो क्या शेर के बाद देलवाड़ा आना चाहिए, या गुरु शिखर ऊंची है तो गुरु शिखर के बाद में कौन सी करेंगे? क्या भैया? बिल्कुल बिल्कुल। देखिएगा क्या आंसर होगा इसका कि राजस्थान की जो चोटियां हैं उनमें यदि हमसे अवरोही क्रम पूछा है तो अवरोही क्रम के अनुसार हम कौन सी चोटियों को बताएंगे? तो याद रखना सबसे ऊंची शेर नहीं है, सबसे ऊंची जो चोटी रहेगी वो रहेगी गुरु शिखर। लेकिन अब बात यह है कि क्या गुरु शिखर से आगे शेर आएगा, क्या दिलवाड़ा आएगा, या फिर शेर आएगा? और यदि शेर ही आएगा तो शेर से आगे फिर अचलगढ़ आएगा कि दिलवाड़ा आएगा? यहाँ पर फिर उसने टेंशन पैदा कर दी है। तो देखिएगा आपने एक लाइन पढ़ी होगी, गुरु से दिल जरा आशा रखो, गुरु से दिल जरा आशा रखो, गुरु से दिल जरा आशा रखो। आगे की चोटियां हैं। सटीक आंसर लॉक होता है ऑप्शन नंबर 4। याद रखना, पुनः फिर बोल रहा हूं, गुरु से दिल जरा आशा रखो। चारों चोटियां क्लियर हो गई, गुरु से दिल जरा आशा रखो। तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी, सबसे ऊंची रहेगी गुरु शिखर, गुरु शिखर से छोटी रहेगी शेर, शेर से छोटी रहेगी देलवाड़ा, देलवाड़ा से छोटी जो रहेगी वो रहेगी जरगा। बिल्कुल 1722 मीटर
या फिर जिसे मैं कहूं तो 1727 मीटर। याद रखना सबसे ऊंची चोटी है, या तो इसे हम 1722 मीटर कहेंगे। वैसे याद रखना जो सटीक हाइट है वो 1722 मीटर की ही। 1727 मीटर को मान्यता जब दी जाती है जब हम उस चोटी पर बने मंदिर को काउंट करते हैं। आपको पता होगा कि जो गुरु शिखर है वो गुरु शिखर की प्रॉपर जो ऊंचाई है साथियों वो तो 1722 मीटर ही है। लेकिन इस चोटी के ऊपर एक 5 मीटर का दत्तात्रेय जी का मंदिर बना हुआ है। क्या बना हुआ है? दत्तात्रेय जी का मंदिर बना हुआ है। और इस मंदिर की जो हाइट है वो याद रखना कितनी हो जाएगी? आप कहोगे सर वो 5 मीटर की हो। और याद रखना जब इस 5 मीटर को अपन काउंट कर लेते हैं तो हमारा आंसर जो जाता है वो हो जाएगा कितना? आप कहोगे सर इसमें 5 मीटर और ऐड कर देंगे तो आंसर हो जाता है 1727 मीटर। वैसे याद रखना प्रॉपर जो चोटी की ऊंचाई है वो 1722 ही। बिल्कुल मीना गीत करौली, रचना मीना, कुलदीप लकवाल, शिव प्रसाद मीना, अनुराग गुप्ता, आपने एकदम सटीक और सही आंसर दिया है। किरण मीना है, रेशमा मीना है कि सर ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दो। तेर की 1597 है भैया। तेर की कितनी है? 1597 मीटर है। वहीं बात की जाए देलवाड़ा की तो याद रखना 1442 और 1431, 1442 मीटर और 1431 मीटर ये इनकी ऊंचाई हो जाएगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अवरोही क्रम के अनुसार पूछा है और हमने अवरोही क्रम के अनुसार ही बताया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप लोगों के सामने है मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय श्रेणी में जो स्थित दर्रे हैं वह पहाड़ी मार्ग है, उन्हें क्या कहते हैं? क्या उन्हें नाल कहते हैं, क्या उन्हें कारवा मार्ग कहते हैं, क्या उन्हें नाली कहते हैं, क्या उन्हें इर्ग कहते हैं? देखिएगा कि मध्यवर्ती जो अरावली भाग है उसमें जो पर्वतीय श्रेणी है वहां पर जो दर्रे उपस्थित हैं, दर्रे याद रखना उन्हें क्या कहेंगे? क्या उन्हें नाल कहेंगे, क्या उन्हें नाली कहेंगे, क्या उन्हें कारवा मार्ग कहेंगे, या फिर उन्हें इर्ग कहेंगे? प्यारे साथियों अभी मैंने आप लोगों के लिए क्या बता रहे हैं? कुछ विद्यार्थी आंसर दे रहे हैं कि सर ऑप्शन नंबर सी को या डी को लॉक कर दिया जाए। एक मिनट देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, अभी मैंने आप लोगों के लिए बताया था कि चाहे अरावली पर्वत हो चाहे हिमालय पर्वत हो उनके बीच में आने और जाने का जो तंग रास्ता होता है, तो सकरा रास्ता होता है, से दर्रा कह सकते हैं, से नाल कह सकते हैं, से ला कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ यही पूछा है कि दर्रे को क्या कहेंगे? नाली। अरे नाली क्यों कहेंगे रे? इर्ग अरे नहीं कहेंगे, मरुस्थलीय भाग है। कारवा मार्ग नहीं कहेंगे, सटीक आंसर होगा नाल। क्या रहेगा? नाल। याद रखना दर्रा, नाल या ला जो दो पहाड़ियों के बीच में आने जाने का सटीक रास्ता होता है उसे कहते हैं। प्यारे साथियों आज मैं आपके क्लास पर यही पूर्ण विराम लगाता हूं। मिलते हैं कल सेम टाइम उसी बिल्कुल इसी प्लेटफॉर्म से इसी कड़ी को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। अभी आप लोगों की क्लास होगी, ठीक है, यहां पर हम देखेंगे कि अभी कुछ समय बाद आपकी हिंदी की क्लास जो है आने वाली है, तो जुड़े रहिएगा सभी साथी बिल्कुल। और मैं कल भूगोल की क्लास को इसी कड़ी से आगे की तरफ बढ़ाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही।